गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी 74वीं वीडियो चल रही है 12वीं क्लास की और विविध 10वीं चल रही है और इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं 9 तक, है ना। अब नंबर 10 से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन नया नहीं है और मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये जो हम जो भी कर रहे हैं 10वीं प्रश्नावली में हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे नवी के एक रिवीजन थे, ठीक है ना। इस रिवीजन के कंडीशन में ही 0 से 1 tan इनवर्स x ये दिया गया है कि 0 से 1 और tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब आपको पता है जब आइलेट नियम चल रहा था, यानी जब खंडशः समाकलन चल रहा था, तब मैंने आपको बहुत स्पेशली 2-3 चीज़ें बताई थी और वो ये बताया था कि अगर कभी भी इनवर्स अकेला आ जाता है या लॉग कभी भी अकेला आ जाता है तो आपको डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं, ये समाकलन नहीं करना है। क्या करना होता है, 1 से गुणा करते हैं, है ना। 1 से गुणा करके फिर हम इसको हल करते हैं। तो प्रोसेस हमारा वही है, बस ये है कि जब लास्ट में ही पूरा हल हो जाएगा तो इसको लिमिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, 1 से गुणा किया तो 0 से 1 लिमिट यही रहेगी। 1 से गुणा कर दिया, एक बार आप इसको लिख देंगे tan इनवर्स x dx। उसके बाद देखिए आइलेट नियम लगाते हैं तो इन्वर्स सबसे पहले होता है ना, नंबर 1 पे होता है और 1 तो सेकंड रहेगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स x को प्रथम फलन तथा 1 को द्वितीय फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, ठीक है। ये हिंदी आपको लिखवाई थी मैंने, है ना। इसी टाइप से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए कि जब हम इसको हल करते हैं तो tan इनवर्स x आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला खंडशः समाकलन क्या होता है कि भाई tan इनवर्स x को यानी प्रथम फलन को छोड़ दिया, द्वितीय फलन 1 है। अब देखिए 1 का गुणा dx से होगा तो dx से लिख देता हूँ सीधा ही, यहाँ dx हो गया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन इंटू dx और कंप्लीट समाकलन, ठीक है। लेकिन लिमिट चल रही है, अब लिमिट है तो लिमिट हमारी चल रही है यहाँ पर 0 से 1, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, tan इनवर्स x को हमने छोड़ दिया, dx का x हो गया, माइनस tan इनवर्स x का अवकलन कर रहे हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का x हो गया, इस x को यहाँ लिख लेते हैं और ये dx हो गया और 0 से 1 हो गया, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी तो हो रहा है कुछ, है ना। लिमिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो लिमिट के लिए मैंने आपको ये बोला था कि जब आप लिमिट लगाते हैं तो पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट, उसके बाद इसको लिमिट का प्रयोग करना है। तो अब देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि 1 + x² बराबर t होता है ना। सिचुएशन पहले आ चुकी है, वही चीज़ें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 1 + x² बराबर t होता है। जब 1 + x² बराबर t है तो इसको अवकलन कर देते हैं, 2x dx बराबर dt हो गया और x dx बराबर dt/2 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो ये बन जाता है tan इनवर्स x इंटू x माइनस, इसको हल करते हैं क्या आएगा, देखिए 1/2 बाहर आ गया, dt/t हो गया और 0 से 1 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो i = x tan इनवर्स x, ये वाला x पहले बाहर ले लिया, माइनस 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। इसका आंसर क्या होगा, log t, है ना। अच्छा एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपने t माना है इसको तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी, है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से तो 0 से 1 ले लीजिए क्योंकि ये तो x की वैल्यू में जा रहा है और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, हमने इसको t माना है तो ये 0 से 1 वाला यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें इसकी लिमिट बदलनी पड़ेगी और ये तो 0 से 1 पे है और जब इसको सॉल्व करते हैं तो उच्च सीमा निम्न सीमा आपको बता रखी है। तो उच्च सीमा का मान क्या आ जाएगा,
उच्च सीमा देखिए x बराबर दिया हुआ है 1, तो अगर x बराबर 1 दिया है तो t बराबर क्या हो जाएगा? अगर x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो गया, तो t बराबर 2। और निम्न सीमा जब चेंज की जाएंगी तो x बराबर 0 आ रहा है, निम्न सीमा x बराबर 0 है यहाँ पर। जब x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए x बराबर 0 करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो t बराबर 1 आ गया। यानी अब जो इस लॉग वाले में लगेगा वो होगा 1 से 2, ये लिमिट बदल गई, 1 से 2 हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो जब भी हम t मानते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लिमिट को हम चेंज करते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर एक जगह पर तो सिंपल काम हो गया और एक जगह पर हमने लिमिट को चेंज किया। लिमिट को चेंज किया तो यहाँ पर ये इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से 2 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। i = अब देखिए पहले हम लिमिट्स का प्रयोग कर रहे हैं। उच्च सीमा पहले लगेगी तो यहाँ पे 1 आया, और तरीका मैंने आपको बता रखा है कि पहले उच्च सीमा लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर निम्न सीमा लगाएंगे, तो ये 1 हो गया। 1 × 10⁻1 है ना, ये उच्च सीमा का प्रयोग हो गया। फिर निम्न सीमा है 0, तो 0 × 10⁻0, ठीक है। ये कार्यक्रम इसका ख़त्म। यहाँ पर इधर आ जाइए, पहले 2 लगाना है, फिर 1 लगाना है t के स्थान पर, तो -1/2 तो पहले चल ही रहा है। इसमें पहले हमने उच्च सीमा लगाई तो log 2 - log 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस सारा हो चुका है, सारे मान हम रख चुके हैं। अब इनको ये देखना है कि भाई किस टाइप से क्या क्या मान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए 1 नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। tan−1 कब आता है? π/4 पर आता है। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना, तो π/4 पे आ गया। माइनस यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, ये 0 है, tan−1 है, सारा 0 हो गया, ख़त्म, इसमें कुछ नहीं करना। अब इधर आ जाइए, -1/2 चल रहा है, ये भी ठीक है। फिर log 2 है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, कई बार आ चुकी है ना, तो -1/2 log 2, तो -1/2 log 2, ये आंसर इसका हो जाता है। बस इसको यहीं छोड़ देंगे और ये हमारा कंप्लीट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो एक बार इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए 11th क्वेश्चन में जो फार्मूला बन रहा है इसके बारे में मैंने आपको 11th क्लास में भी बहुत सारी डिटेल्स बताई थी। या तो आप फार्मूला को याद रखिए, और याद रखते हैं तो सबसे बेस्ट काम है, लेकिन अगर बाई चांस कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है ना। दूसरे के भरोसे का मतलब समझ रहे हैं, नकलबाजी पे ध्यान नहीं रखनी है। क्या करना है, उस फार्मूले को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बातें बताई थी सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/4। 11th क्वेश्चन है 0 से π/4 और sin 3x sin 2x, sin 3x और sin 2x और dx, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आती है और लिमिट 0 से π/4 ही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसमें हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला बन रहा है और क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई ये फार्मूला है, लेकिन अभी नहीं है ना। जिनको पता है कि ये फार्मूला है उनको तो ये अच्छी तरह पता है कि भाई फार्मूला अभी नहीं है, अभी कुछ है, कसर है इसके अंदर। क्या चीज़ नहीं है अभी इसके अंदर? इसके अंदर 2 नहीं है। आ रहा है याद आपको कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 होगा तभी हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम क्या काम कर देते हैं, सबसे पहले हम 2 से गुणा भाग करते हैं। 2 से गुणा भाग करने पर अब जब ये 2 से गुणा भाग हो जाता है तो वैल्यू क्या बनती है, 1/2 आ जाएगा। 0 से π/4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, sin 3x और sin 2x, ठीक है। फार्मूला आपको साइड में लिखना है कि 2 sin a sin b, 2 sin a sin b किसके बराबर होता है, cos a माइनस b, फिर माइनस cos a प्लस b के बराबर होता है ना। इसमें माइनस भी आ जाता है कॉमन, तो कोई कॉमन निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 से π/4
कॉस ए माइनस बी, मतलब 3x माइनस 2x फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये प्रोसेस हमारे पास आ गया। फार्मूला आपको साइड में लिखना है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप अपना ये वर्क करते हैं तो आपको फार्मूला ज़रूर साइड में लिखना है। विशेष ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए इसको। तो 1/2 हो गया, 0 से π/4 हो गया। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है, cos x dx माइनस 1/2 cos 5x dx और लिमिट भाई 0 से π/4। सिंपल काम है। अब इनको आप चाहे तो अलग अलग कर देते, नहीं तो यहीं हाथों हाथ ही हो जाता, एक साथ ही हो जाता। तो फिर भी जैसे 1/2 आया। अब cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब हम काम कर चुके हैं कई बार। तो sin x होता है 0 से π/4 हो गया, माइनस 1/2 हो गया cos 5x का sin 5x हो गया और अपॉन में 5 हो गया, है ना। ये प्रोसेस भी हम कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब लिमिट रखिए। तो 1/2 sin π/4 माइनस sin 0, ठीक है, माइनस 1/2 हो गया। अब ये जो 5 है इसको भी बाहर ले आइए, 5 बाहर आ जाता है तो 10 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं कि sin 5 π/4, है ना। 5 तो यहाँ पहले से ही है, x की जगह पर आपने π/4 रख दिया, फिर माइनस sin 0। तो 5 × 0 करेंगे, 0 ही कर देते हैं इसको सीधा, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या वैल्यू आती है देखिए, 1/2 तो चल ही रहा है ना। sin π/4 की वैल्यू क्या आती है, sin π/4 मतलब sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। sin 0 होता है कुछ नहीं, तो ये फ्री हो गया बिल्कुल। फिर आ जाते हैं -1/10 और sin 5π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, -1/√2 होती है, 1/√2। तो इसके बारे में डिटेल हम पहले बता चुके हैं कि 5π/4 है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1/√2, है ना। ये स्थिति आ जाती है। अब जब इनको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आता है देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया 2√2 आ गया, -10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया 10√2, ये आ जाता है। तो एलसीएम भी लेना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे बस ये फिनिश हो जाएगा। और एलसीएम लेते हैं तो 10√2 एलसीएम हो जाता है, ये कट गया यहाँ से 5 बार, प्लस 1 आ गया तो 6/10√2 हो जाता है। और ये आंसर इसका कंप्लीट, ठीक है, इतना ही चाहिए। और अगर आप इसको काट सकते हैं तो और काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे √2 हटाना है नीचे, तो इस √6 को √3 और √2 लिख सकते हैं, अपॉन में 10 आ रहा है, ये कट जाएगा और यहाँ आ गया √3/10, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 3 और वो 6, √6 थोड़ी है, बिल्कुल √6 नहीं है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है केवल। तो आप सिंपल कर लीजिए, चलिए √2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 6√2 अपॉन में 20 आ गया, इनको कैंसिल कर दिया तो 3/3√2/10 आ गया, है ना। ये आ सकता है। √6 नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि √6 था, ठीक है, मैंने √6 के हिसाब से कर दिया। अब ये ठीक है बिल्कुल। अब आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल वे में चलेगा, इसकी डिटेल भी हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब चीज़ें देखिए, कोई भी नया नहीं, मैं बार बार आपसे यही बात बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी इसमें नहीं आ रही है जो नई है, जिसको हम ये कह दें कि हाँ भाई कोई नया प्रोसेस आया है या कोई नया तरीका आ गया जिसके बारे में हमने पहले पढ़ाई नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 12 में -2 से 2 है, लिमिट आती है क्वेश्चन नंबर 12 -2 से 2 और 1 - x² dx, ठीक है, ये आ रहा है। -2 से 2 हो गया,
और मॉडुलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। तो जब भी ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन आपके पास आया था तो मैंने आपको तब भी पहले बताया था कि जो भी मॉडुलस के अंदर आ रहा है इसको आप 0 के बराबर ले लेंगे। जब आप इसको 0 के बराबर ले लेते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है ना। पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने के बाद एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो गया। जब हम इसका मान निकालते हैं x का तो प्लस माइनस 1 आता है। यहाँ तक भी ठीक है, ये सब कर चुके हैं हम पहले। अब देखिए लिमिट आ रही है -2 से 2 तक, ठीक है, -2 से 2 आ रहा है। अब ये जो -2 से 2 आ रहा है तो इसके लिए हमने ये बताया था कि जब आप एक कंडीशन ये यूज़ करते हैं कि -2 से 2 एक लिमिट आ गई है ना, एक लिमिट आ गई पूरी -2 से 2, इसके बीच में -1 और +1 दो वैल्यूज़ हैं, -1 भी है +1 भी है। तो -1 हमने यहाँ ले लिया, +1 हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए लिमिट्स तो आ गई 4 है ना, इसके टुकड़े बन गए 4, लेकिन जो संख्या रेखा है उसके 3 पार्ट बने। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो इसके बारे में हमने क्या काम किया था कि जब ये जो रेंज आपको दे रखी है तो पहला काम तो आपका ये हो गया कि इस रेंज के, यानी ये जो समाकलन की रेंज आपको दी गई है, ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई है, इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स बन गए, -2 से -1 और -1 से 1 और 1 से 2 है ना, 3 पार्ट। तो पहले तो हमने ये काम कर दिया, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब एक चीज़ ये देखना है कि भाई इसमें प्लस कहाँ पे आ रहा है, माइनस कहाँ पे आ रहा है। तो ये तो याद रखना ही नहीं कि भाई प्लस पहले वाले में ही आता है या माइनस पहले वाले में आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस रेंज के बीच में से कहीं से भी, इस रेंज के बीच में से कोई भी वैल्यू लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस है या प्लस है। बस इतनी सी बात चेक करनी है। जैसे 1 और 2 के बीच में कहीं पर 1.5 भी होता है ना, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, तो -3/2 हो गया। -3/2 को आप इसमें रख लीजिए, -3/2 को यहाँ पर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रख लिया। ज़रूरी नहीं बराबर 0 रखना है, यहाँ पर हमने 3/2 रख दिया। 3/2 का मतलब हो गया 9/4 है ना, 9/4 हो गया। तो 1 माइनस 9/4 इसको हल करेंगे तो -5/4 आ जाएगा। मतलब आंसर कैसा आया, ये चीज़ पहले भी आ चुकी है कि ये नहीं देखना कि क्या आंसर आया है, संख्यात्मक मान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ चिन्ह को देखना है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है इसमें, तो हमें नेगेटिव मिल रहा है। यानी जब यहाँ से और यहाँ तक की कोई भी वैल्यू रखी जाएगी तो उसमें आपको नेगेटिव मिल रहा है। उसके बाद में -1 और +1 है, -1 और +1 को जब रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या मान मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके बीच में कोई 0 भी तो होगा, -1 और 1 के बीच में 0 होगा। जैसे ही आप 0 यहाँ पर रखते हैं तो प्लस का 1 मिलेगा, तो 1 से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो चाहिए साइन उसका। तो साइन क्या आया, प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से इन 1 और 2 के बीच में भी कहीं पर 1.5 भी होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा। 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। जब आप 3/2 को यहाँ रखेंगे फिर वही 9/4 बनेगा, फिर एलसीएम कर देंगे तो -5/4 आएगा। मतलब 5/4 आएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। यानी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो रेंज हमारे पास आ रही है, उस रेंज के अंदर पहले वाली रेंज में माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो 3 रेंज हमने बनाई हैं, इसमें पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा और तीसरा वाला माइनस होगा, ठीक है। और फलन यही चलेगा। तो फलन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, प्लस लगाई दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, माइनस लगाई दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये dx हो गया, ठीक है। ये स्थिति समझ में आ गई। फिर उसके बाद में जब हम ये काम करते हैं तो इसको हल कर देते हैं। पहले माइनस बाहर चल ही रहा है ना, ये वाला माइनस बाहर चल रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हल करते हैं तो 1 का तो x हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ 3 और -2 से -1 प्लस x माइनस x³ 3 -1 से +1 फिर माइनस x माइनस x³ 3 और 1 से 2। क्लियर होगी बात है ना, वैल्यूज़ डाल दी हमने। अब देखिए फलन सब एक जैसे हैं, जो आंसर, क्योंकि शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो तो सेम ही तो कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनका जो आंसर आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन लास्ट आंसर में फ़र्क पड़ेगा, कारण लिमिट्स के कारण।
लिमिट जो आएंगी तो उनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब क्या क्या चेंज हो रहा है देखिए, माइनस आ रहा है, पहले हमने -1 रखा है यहाँ पर, तो -1 जब इस जगह पर रख रहे हैं, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 इसको प्लस कर देगा और +1/3 आ गया, है ना, ये ठीक है। फिर -2 रखिए, यहाँ पर रखते हैं -2 तो -2 आ गया, ये वाला माइनस है, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो प्लस का वो -8 आएगा, -8 आएगा तो इस माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा, +8/3। वैसे ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर प्लस, उसके बाद फिर यहाँ 1 रखा तो उच्च सीमा रख रहे हैं, 1 आ गया। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3 आ गया। समझ में आ रहा होगा अब आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चों की बात हो रही है इस टाइम पर। ये -1 हो गया, ये -1 आ गया। यहाँ पर -1 रखेंगे तो वही -1 आएगा, इसके कारण प्लस हो जाएगा तो +1/3 हो गया। फिर माइनस हुआ, ये मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 माइनस वो 1 नहीं 2, यहाँ 2 आया, पहले उच्च सीमा रख रहे हैं तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 रख दिया तो 8/3 हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे 1 रख दिया, 1 माइनस, यहाँ 1 रख दिया, 1/3 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू आती है माइनस, देखिए -1 है ना, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम कर रहे हैं तो -3 + 1 आया, -3 + 1, इसका मतलब क्या हुआ, -2/3। तो यहाँ से हम ले लेते हैं -2/3 यहाँ से। फिर माइनस, ये 6 हो गया, है ना, ये प्लस का 8 है तो यहाँ से 2/3 आ गया, प्लस फिर 1 - 1/3, इसको हल कर दिया तो 2/3 आ गया। फिर माइनस, इसको हल कर दिया तो -2/3 आ गया। फिर माइनस है, इधर आ जाइए, 6 है, माइनस का 2/3 आ जाएगा। फिर माइनस है, यहाँ से प्लस का 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इनको सॉल्व करिए तो माइनस, ये भी -2/3, ये भी -2/3 तो -4/3 हो गया। फिर प्लस, यहाँ पर 2/3, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो ये प्लस के 4/3 हो गए। फिर माइनस है ही, ये तो ही क्या, इधर आ जाइए, माइनस से लगा दिया बीच में, ये -2/3, ये भी -2/3, दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस का 4/3 ये आ जाता है। अब ये माइनस अंदर जाता है तो 4/3 + 4/3 + 4/3 बराबर 12/3 और आंसर कितना आ गया, 4। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद सेम टू सेम आया था, यही आंसर आया था, है ना। इसको लिख लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है एक बार, और थोड़ा सा आप इस पर नज़र ज़रूर डालिए कि जिस हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं उस हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बन ही रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि एक एक्स निष्कासन विधि हमारे पास आती है और उस एक्स निष्कासन विधि से ही हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एक्स निष्कासन विधि का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करते हैं। देखें कैसे करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व किया करिए, पहले मेरे यहाँ करने से पहले कोशिश किया करिए। और जैसे जो क्वेश्चन आगे चल रहे होते हैं, है ना, जैसे आपको पता ही है कि भाई इससे आगे चलेंगे हम अपने रूटीन के हिसाब से, तो जिस रूटीन के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले एक बार रफ कॉपी में करके देख लिया करिए, और फिर जब यहाँ होता है तो उसको मैच करिए कि भाई जो हमने किया था वो सही था, गलत था, कितना सही था। तो ये एक हमारा प्रोसेस होता है सेल्फ टेस्ट का, ठीक है। अब देखिए नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन है कि 0 पाई से माइनस पाई से प्लस पाई आ रहा है,
है ना, माइनस पाई से प्लस पाई, 2x बाहर है, फिर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कि माइनस पाई से प्लस पाई हो जाता है, 2x है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहला काम जो हमारा आता है, बिल्कुल सिंपल काम है। अब देखिए, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि माइनस पाई और प्लस पाई आ रहा है, तो माइनस पाई और प्लस पाई का मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर गुणधर्म नंबर 6 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ रही है कि यहाँ पर जो x आ रहा है ना, ये बेवजह आया है, यानी x फालतू में आएगा। अब x फालतू में आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, और x अगर हटाना है तो उस विधि का नाम होता है x निष्कासन विधि, है ना, बता रखा है आपको। तो पहले हम धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसको पहले हमने हल किया, पहले तो अलग अलग कर लिया इसको। जब अलग अलग करते हैं तो माइनस पाई से प्लस पाई हो गया, इस 2x को यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो 2x प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। उसके बाद में इनको भी अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाता है i बराबर माइनस पाई प्लस पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस अलग ही कर देते हैं इसको, और माइनस पाई से प्लस पाई 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब हमें ये पता है, देखिए इसको हम अलग हल करेंगे, इसको हम अलग हल करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना i बराबर i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 हो गया, है ना, ये i1 प्लस i2। अब i1 ये है, i2 ये है, तो पहले हम इसके बारे में बात करें। अब हम ले लेते हैं i1 बराबर माइनस पाई से प्लस पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और dx। अब ये क्लियर है कि जो लिमिट एक जैसी आ जाए, केवल माइनस से प्लस में आ रही है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो इस तरह का अगर प्रोसेस हमारे पास आ जाता है तो हम ये कह देते हैं कि इसमें हम गुणधर्म नंबर 6 का प्रयोग करते हैं। और गुणधर्म 6 में जब हम प्रयोग करते हैं तो हम इसको सम और विषम चेक करते हैं सबसे पहले, तो है ना, पहला काम हमारा यही होता है। तो हम यहाँ पर इसको चेक करके देखते हैं इस वाले के लिए कि हमें दिया गया है f(x) बराबर 2x और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। अब x के स्थान पर माइनस एक्स रखना है, तो x के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया। जब x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमने ऐसे लिख लिया। और ये आपको पता ही है, मैं इतनी बार काम कर चुका हूँ कि कॉज माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है ना, सब जानते हैं ये बात, बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं, तो डिटेल में पहले काफ़ी दे चुका हूँ इसके बारे में। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि कॉज स्क्वायर एक्स, यानी माइनस रखने के बाद भी इस कॉज स्क्वायर एक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कॉज ऐसा कैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या बनता है प्रोसेस भाई, ये जो चीज़ है 2x और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और 2x और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज़ चल रहा है ना, सेम आ गया, सेम आ गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस fx, और आगे क्या चल रहा है माइनस एक्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर जो दिया गया फलन है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह यहाँ पे माइनस आ रहा होता तो पॉजिटिव आता, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया। तो ये जो कंडीशन आती है, ये जो प्रोसेस हमने किया है, इस कंडीशन के हिसाब से इसका नाम क्या होता है, ये है विषम फलन, है ना। डिटेल में आपको बता चुका था पहले भी, और इसके बारे में हम पहले जो परिभाषाएं मैंने आपको समझाई थी, गुणधर्म समझाए थे, उस टाइम पर भी ये काम हमने कर लिया था। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ लिखेंगे कि दिया गया फलन विषम फलन है, दिया गया फलन विषम फलन है, अतः क्या होगा I1 बराबर G। ठीक है, I1 बराबर 0 हो गया। इसको तो नंबर 1 मान लीजिए और इसको मान लिया नंबर 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें लास्ट में रखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ जाती है, इसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद फिर हम आते हैं I2 पर, I2 की वैल्यू के लिए काम करते हैं। देख लीजिए इसको, फिर इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा यहाँ से।